हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। जैसा कि हमने पहले सूचित किया था कि डेली आपको जो है वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर या अदर जो क्वेश्चन के टेस्ट कराए जा रहे हैं उसका भी हम लोग सॉल्व एक जो सीरीज़ चला रहे थे वो सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और ये 20 प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न का कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिए नेट का न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है, नेट जेआरएफ का। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और जैसा कि इस बार का जो पेपर का लेवल था नेट जेआरएफ का, तो टेस्ट सीरीज वगैरह जो नई अपडेट कराई जाएंगी वो इसी के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी, जिस तरह से पैटर्न एनटीए जो है चेंज कर रहा है। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है सभी परीक्षाओं के लिए अवेलेबल है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है। ठीक, जो जल धाराओं की बात कर रहा है तो इसमें पूछ रहा है कौन सी धारा जो है ये गर्म जल धारा नहीं है। विकल्प है आपके पास अगुलहास धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई है, और उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है, कैलिफोर्निया धारा है। ठीक, तो ओशन करंट्स क्या होते हैं, यानी महासागरीय जलधारा, पहले उसको आप समझ लीजिए, फिर हम लोग आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेके। ठीक, तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। धाराएं ये सागरों में जल क्या होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और एक निश्चित गति के साथ प्रवाहित होता है। तो उन्हीं जल की जो एक निश्चित दिशा होती है प्रवाहित होने की और गति होती है, तो उसे ही धारा का नाम दिया जाता है। और एक प्रकार से ये जैसे धरातल पे नदियाँ बहती हैं वैसे महासागरों में भी उन्हें नदियों का रूप कहा जाता है। ठीक, तो ये धाराओं के बारे में होता है। धाराओं में देखिए आपने वार्म करंट और कोल्ड करंट, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है दो टाइप आपने पढ़ा होगा, एक आपका कोल्ड करंट और एक आपका वार्म यानी कि गर्म धाराएं। तो गर्म धाराएं या उष्ण धाराएं या वार्म करंट वे होती हैं जो ठंडे क्षेत्रों की ओर आती हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं, एक तो ये है कि जो ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं जनरली, वो क्या होंगी, वो वार्म करंट हो गई। दूसरा ये कि आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश, यहाँ क्या है 0 डिग्री है, यहाँ आपका क्या हो जाए कि मान लीजिए 30 हुआ, ये 60 हुआ, ये आपका क्या हुआ 90 हुआ। तो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली जो जलधाराएं वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं, या गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर चलने वाली जलधाराएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं। जबकि जो ठंडी जलधारा है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जलधाराएं क्या हो जाएंगी, वो आपकी कोल्ड करंट हो जाएंगी। किधर से, इधर आपका पोल है, इधर आपका इक्वेटर है, तो पोल से इक्वेटर की ओर कौन सी करंट चलेंगी, कोल्ड करंट चलेंगी। ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर चलने वाली जो जलधाराएं हैं वो क्या होंगी, कोल्ड करंट के नाम से जानी जाएंगी। और जो कोल्ड करंट होती है इनसे क्या होता है, कोल्ड करंट से जो जल का तापमान है उसमें कमी आ जाती है, और ये जिन क्षेत्रों में चलती हैं, जैसे यहाँ पे ये चल रही है तो मान लीजिए ये वाला एरिया है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या करती हैं, इसका भी ये कम कर देती हैं। ठीक, और गर्म जलधाराएं क्या करती हैं, गर्म जलधारा जहाँ से जैसे यहाँ पे गुजरेगी, यहाँ मान लीजिए कोई प्लेस है तो इसका टेम्परेचर भी गर्म जो जलधारा यानी वार्म करंट क्या करती है उसको बढ़ा देती है। ठीक, तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिएगा कि गर्म जलधारा ठंडी जलधारा क्या होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, ड्रिफ्ट आपने पढ़ा होगा, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे प्रवाह कहते हैं। तो ये क्या होता है कि जब वायु के द्वारा यानी पवन के प्रवाह से जो सागर, ये मान लीजिए समुद्र है, इसके ऊपर यहाँ पे हवा चल रही है, और हवा की वजह से यानी पवन की वजह से जो सागर के सतह का जल है जब वो आगे बढ़ता है तब उसे क्या बोला जाता है, उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक, इसमें कोई एक निश्चित गति या निश्चित सीमा इसकी नहीं होती है। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट,
साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होती हैं, ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो आपका 40 हैं, 50s हैं, 60s हैं, गरत्ता 40, चीकता 60, ठीक, ये सभी जो हैं, तो इसके प्रभाव की वजह से जो जलधाराओं में गति होती है, ये क्या, इसे बोला जाता है ड्रिफ्ट। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि ड्रिफ्ट क्या है, यानी प्रवाह क्या है, जब वायु के द्वारा जो है सागरों के सतह का जल आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। और ड्रिफ्ट के बाद आपका करंट आ जाता है, करंट आप पढ़ सकते हैं, यानी धारा, ठीक। धारा के बाद एक आपका स्ट्रीम होता होगा, आप पढ़े होंगे कि स्ट्रीम, ठीक, जैसे गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है कि स्ट्रीम एक विशाल जलधारा होती है, ठीक, यानी कि अत्यधिक लंबाई चौड़ाई में, यानी कि बहुत विशाल होती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, तो इसकी कई धाराएं आगे आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो स्ट्रीम ये होती है एक विशाल धारा होती है, यानी कि धारा छोटी होती है, छोटी का मतलब कि इसकी सीमाएं निश्चित होती हैं। तो धारा की परिभाषा क्या आपको से पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि जब सागरीय जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा की ओर तेज गति से प्रवाहित हो। प्रवाह में क्या था कि इसमें कोई निश्चित गति और सीमा नहीं थी, लेकिन धारा में क्या है कि तेज गति होनी चाहिए और एक निश्चित दिशा भी इसकी होनी चाहिए और तीव्र गति से इसमें प्रवाह हो, तो उसे करंट कहा जाता है। और करंट जो है इसकी गति क्या होती है, ड्रिफ्ट से ज़्यादा होती है, जैसे बेंगुएला करंट हो गया, ठीक। और स्ट्रीम आपने समझ लिया है कि स्ट्रीम जो है ये आपका जो ड्रिफ्ट है और जो करंट है, इन दोनों से ज़्यादा तेज़ गति से ये स्ट्रीम चलती है, ठीक। तो आपने यहाँ से क्या पढ़ा, धारा आपने पढ़ा, गर्म धारा और ठंडी धाराओं के बारे में आपने जाना, प्रवाह के बारे में आपने जाना, धारा के बारे में जाना और स्ट्रीम यानी विशाल जलधारा के बारे में जाना, ठीक। थोड़ा सा और इसमें आप जानना चाहें तो इसमें आप ये जान सकते हैं कि महासागरीय जो धाराएं हैं इनकी उत्पत्ति और दिशा किस तरह से प्रभावित होती है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण से भी प्रभावित होती है, पृथ्वी के परिभ्रमण, ठीक। और इसमें जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी एक है जो इसको प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा जो पृथ्वी का घूर्णन है अपना, वो भी प्रभावित करता है। कोरियालिस फोर्स, देखिए कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि महासागरीय धाराओं को कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो कोरियालिस फोर्स भी प्रभावित करता है। तो ये क्या है, ये आपके पृथ्वी से जुड़े हुए कारक हैं, ठीक। अन्यत्र आप बात करेंगे जैसे कोरियालिस बल की वजह से क्या होता है, जो जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में वो क्या होती हैं, दाहिनी ओर घूम जाती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं वो बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक। और बाह्य कारकों में हम लोग बात करें तो उसमें आपका जैसे वायुदाब है, ये भी क्या करता है, जलधारा को प्रभावित करेगा। प्रचलित पवन भी होती हैं, ठीक, प्रचलित पवन ये भी प्रभावित करती है। इनके घर्षण की वजह से क्या होता है, समुद्री जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। वाष्पीकरण भी प्रभावित करता है, मान लीजिए ज़्यादा वाष्पीकरण वाले क्षेत्र और कम वाष्पीकरण क्षेत्र में आप देखेंगे धाराओं की दिशा अलग होती है, ठीक। वर्षा और नदियों के गिरने से जल की मात्रा में वृद्धि का होना, जैसे मान लीजिए जहाँ पे वर्षा तेज़ हो रही है या जहाँ पे ढेर सारी नदियाँ अपना जल गिरा रही हैं, तो यहाँ पे जो जलधाराओं की दिशा होगी या उसमें गति होगी वो क्या होगी, वो अलग होगी, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखिए तटीय आकृति भी प्रभावित करती है, हिम का पिघलना हो गया, लवणता में भिन्नता हो गई, तापमान हो गया, ऋतु परिवर्तन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो इनको प्रभावित करती हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाना। अब आपसे प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गर्म जलधारा कौन सा नहीं है। नहीं का मतलब क्या हुआ, ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि प्रश्न में जहाँ नहीं हो वहाँ कोशिश करिए हाईलाइट करने का, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं तो इन चीज़ों में थोड़ा सा मानसिक प्रेशर भी एग्जाम का होता है तो भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गर्म जलधारा नहीं है, तो नहीं का मतलब कौन सी यहाँ पे ठंडी है ये आपको देखना है, ठीक। यहाँ पे दिया है अगुलहास है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई है, उत्तर पूर्वी मानसून धारा है और कैलिफोर्निया धारा है। तो कैलिफोर्निया की हम लोग बात करें तो देखिए ये आपका क्या हुआ, ये साउथ अमेरिका हुआ, यहाँ से ये आपका कैलिफोर्निया हो गया, ठीक। यहाँ पे जो जलधारा चलेगी तो उसकी दिशा ये होती है कैलिफोर्निया की, और ये यही गल्फ स्ट्रीम वाली धारा होती है, एक इधर आपका बाइफरगेट होकर जाती है, उत्तरी सागर में चली जाती है, उसी का एक आगे प्रवाह आप मान सकते हैं।
तो ये जो कैलिफोर्निया की धारा है ये क्या है, ये आपका कोल्ड करंट के अंतर्गत शामिल की जाती है, गर्म जलधारा नहीं है। ठीक, तो कैलिफोर्निया की धारा हो गई, ओकोटस की धारा हो गई, ओयासियो की धारा हो गई, ये सभी क्या है, ये ठंडी जलधारा है। कहाँ की हैं, ये पैसिफिक ओशन की हैं। ठीक, जबकि आपका आगुलास हो गया, उत्तरी पूर्वी मानसूनी हो गया, या पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये सभी क्या हैं, ये आपकी हॉट में वार्म करंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य से भिन्न है, यानी कि जो इसमें दिया गया जलधारा गल्फ स्ट्रीम हो गई, क्यूरोसियो हो गई, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, पश्चिमी पवन प्रवाह यानी कि पश्चिमी पवन ड्रिफ्ट हो गया, इन सभी में कौन सा एक अलग है जो अन्य से यहाँ पे अलग दिया गया। गल्फ स्ट्रीम हो गई, क्यूरोसियो हो गई, ठीक, और उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया। पश्चिमी पवन प्रवाह जो है या इसका ये जो ड्रिफ्ट है ये क्या है, ये इससे अलग है, गल्फ स्ट्रीम से भी, क्यूरोसियो से भी, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और यदि आप देखेंगे तो ये सभी कहीं न कहीं इससे प्रभावित ही हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी पवन प्रवाह राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तर में आप बताएंगे कि इसमें क्या भिन्नता है। ठीक, यदि आपको नहीं पता रहेगा कमेंट में आप बताएंगे तो वहाँ पे मैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन आपको पिंच कर दूंगा वहाँ पे। ठीक, वहाँ पे पिन हो जाएगा तो आप उसको दोबारा से देख पाएंगे, लेकिन एक बार आप भी कोशिश करिएगा क्योंकि ये पूरा हमने करा दिया है। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, और इसमें दिया है कि सिद्धांत का नाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक, दिया है कि सिद्धांत का नाम और प्रतिपादक का नाम कौन सा। स्थिर स्थल तरंग सिद्धांत किसने दिया है, संतुलन सिद्धांत है, प्रगामी तरंग सिद्धांत है, अवतलन सिद्धांत है। और इसमें सुमेलित नहीं है ये देखना, यानी कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो स्थिर तरंग सिद्धांत ये हैरिस का हो गया, संतुलन सिद्धांत न्यूटन का है, और प्रगामी तरंग सिद्धांत ये वेविल का है, मरे का नहीं है, विलियम वेविल, और अवतलन सिद्धांत डार्विन का, ये सही है। तो इसमें सी वाला जो विकल्प है ये रंग हो जाएगा। अगला देखिए, सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होती हैं भूपृष्ठीय भूकंपों द्वारा, या अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा, या चक्रवातों द्वारा, या ज्वार भाटा से। तो यहाँ पे देखिए सुनामी आपने सुना होगा। ठीक, और जनरली आप ये जानते हैं कि महासागरों में जब भूकंप आ जाता है तो जल इसका काफ़ी ऊंचाई तक उठता है, और यही सामान्यतः सुनामी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, भूपृष्ठीय भूकंप, भूकंप में एक अंतर समुद्री भूकंप। तो भूपृष्ठ पे जब भूकंप आएगा तो सुनामी का इससे विशेष कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किससे लेना देना है, अंतः समुद्र में जो भूकंप है, यानी समुद्र में जो भूकंप आएगा उसकी वजह से जल ऊपर उठेगा, और उसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, इसे सुनामी कहा जाएगा। क्लियर हुआ। तो 4 का जो है बी विकल्प यहाँ पे राइट है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कि टेलीग्राफ जो पठार है ये किसका भाग है। टेलीग्राफ पठार किसका भाग है, उत्तरी अटलांटिक कटक का, दक्षिणी अटलांटिक कटक का, हिंद महासागरीय कटक का, या दक्षिण प्रशांत कटक का। तो किसका भाग है टेलीग्राफी पठार, ये उत्तरी अटलांटिक कटक के भाग को ही टेलीग्राफी पठार कहते हैं, और ये आपको पूरा कराया भी गया है। तो एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अटलांटिक जो उच्चावच है उसकी बेसिन का फिगर आप देख लेंगे तब भी आप उसको कर जाएंगे। महाद्वीपीय मग्न तट समगंभीर रेखा द्वारा जो है, समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितने, समगंभीर रेखा मतलब समान गहराई को मिलाने वाली रेखा। तो महाद्वीपीय मग्न तट जो है कितने मीटर की समगंभीरता रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 350 मीटर। तो कितने मीटर की ये है, 200 मीटर की रेखा से निर्धारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। विकल्प है आपके पास कि ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत जो है, रेडियो सक्रियता, प्रगामी तरंग है, तापीय संवहन तरंग सिद्धांत है। ठीक, तो इसमें ध्रुवी वाताग्र सिद्धांत किससे संबंधित है, ये चक्रवातों से है, वाताग्रों की उत्पत्तियों से है। ठीक, रेडियो सक्रियता,
प्रगामी तरंग। और इसमें क्या बोल रहा है कि ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल है। तो जो तापी संवहन हो गया, रेडियो सक्रियता, ध्रुवी बात, अभी ऊपर आपने देखा प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक। तो ये विलियम वेविल का है और यही आपका इससे संबंधित है। तो राइट आंसर इसमें सी हो गया। और 8 नंबर में देखिए कौन सा एक महासागरों में तीव्र परिवर्तन वाली लवणता परत से संबंधित है। तो लवणता परत कौन सी होती है? इकोक्लाइन है, थर्मोक्लाइन है, हेलोक्लाइन है, पाइक्नोक्लाइन है। और कह रहा है कि तीव्र परिवर्तन वाली लवणता परत से संबंधित कौन सी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हेलोक्लाइन। और थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन ये आपका तापमान परिवर्तन वाली परत होती है, ठीक। अगला है ब्रिटिश द्वीप समूह की तुलनात्मक रूप से सम जलवायु का कारण क्या है। ब्रिटिश द्वीप समूह में तुलनात्मक रूप से सम जलवायु पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? लेब्राडोर की धारा है, कनारी की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से है। तो ये किसकी वजह से है? ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो है ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु की स्थिति देखने को मिलती है। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन एक धारा के तापमान के संदर्भ में दूसरे 3 से भिन्न है, ठीक। यानी कि इसमें चारों में आपको भिन्नता देखनी है कि कौन जो है भिन्न है इसमें। तो तापमान के संदर्भ में ओयासियो है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, ब्राज़ील की धारा हो गई, उत्तरी प्रशांत महासागरीय ड्रिफ्ट, ठीक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओयासियो की धारा। ये सभी गर्म जल धाराएँ हो गई, ये आपका ठंडी हो गई ओयासियो। सारगैसो सागर जो है ये किसका हिस्सा है? उत्तरी अंध महासागर का, दक्षिणी अंध या फिर हिंद महासागर। तो ये सारगैसो सागर जो आप जानते ही हैं, सारगैसम घास यहाँ पे है। और एकमात्र ये सागर है सारगैसो जो बिना तट का सागर, आपसे कई बार पूछा जा सकता है। जैसे ये सपोज कि यहाँ पे मान लीजिए अटलांटिक में बना दे रहा हूँ, ठीक। ये अटलांटिक ओशन हो गया। तो अटलांटिक ओशन में यहाँ पे ही आपका सारगैसम घास होती हैं और यही घासों की वजह से ये आपका सारगैसो सागर है। इसकी एक अलग विशेषता भी यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये किसका हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर यानी उत्तरी अंध महासागर जो दिया है यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, महासागरों के निम्न में किस भाग में जनवरी और जुलाई में महासागरीय धाराओं के भिन्न तंत्र देखे जाते हैं। तो महासागरों के किस भाग में जो है जनवरी और जुलाई में जो महासागरीय धाराएं होती हैं उसमें अलग अलग रूप देखे जाते हैं या अलग अलग उनके सिस्टम देखे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका जनवरी और जुलाई यानी कि दोनों अलग अलग टाइम पीरियड की बात करा है तो नॉर्थ पैसिफिक में ऐसा नहीं होगा। उत्तरी आंध्र में भी स्थिति हमेशा बनी रहती है वही, दक्षिणी आंध्र में भी। ये देखिए मानसूनी धाराएं इसमें चलती हैं उत्तरी हिंद महासागर में। तो यहाँ भी ये जनवरी और जुलाई में अलग अलग मानसूनों में अलग अलग मौसमों में अलग अलग रूप देखे जाते हैं इसके। तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला देखिए, लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है। दीर्घ ज्वार के समय क्या होगी? एक तरफ जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति एक तरफ रहेगी, तो इस वजह से क्या होगा, ये दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी? समकोणिक होगी, युति होगी, वियुति होगी या युति वियुति दोनों स्थिति में होगी, ठीक। तो इसमें जो है समकोणिक स्थिति जब होगी तब जो है लघु ज्वार आएगा। समकोणिक मतलब जैसे पृथ्वी ये हो गई, ये आपका चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया, तो दोनों की आकर्षण शक्तियाँ अलग अलग लगेंगी, तो इसलिए ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो कम होगी। युद्ध की स्थिति मतलब दोनों एक सीध में हो जाएं तब वहाँ पे आपका युद्ध वियुद्ध में उच्च ज्वार की संकल्पना होगी, यानी उच्च ज्वार की संभावना भी होगी। ग्रांड बैंक कहाँ पे स्थित है? तो ग्रांड बैंक आपका अटलांटिक महासागर, पैसिफिक में, हिंद महासागर में, आर्कटिक में। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ग्रांड बैंक आपका अटलांटिक महासागर में है। और ग्रांड बैंक पे मछलियों का मत्स्यन बहुत ज़्यादा होता है, यानी मछली उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब आप बताएंगे कि कहाँ पे किन दो धाराओं के जलधाराओं के मिलने से ग्रांड बैंक का निर्माण होता है।
किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है? ब्राज़ील पे, पेरू पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पे या अलास्का पे? तो एल नीनो जो जलधारा है ये कहाँ पे प्रकट होती है? पेरू के तट से ये आपका उठती है। और निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में देखना है। तो दिया है कि बढ़ते वाष्पीकरण के साथ लवणता घट जाती है, वर्षा तथा लवणता में विपरीत संबंध होता है, वायुमंडलीय दाब तथा लवणता में विपरीत संबंध होता है, समुद्र में नदी का जल मिलने से लवणता बढ़ जाती है, यानी साइलेंटी जो है ये बढ़ जाती है। अब देखिए एक एक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। बढ़ते वाष्पीकरण के साथ लवणता क्या होगी? घट जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? जैसे सपोज कि मान लीजिए आपके पास एक पॉट में आपने बर्तन लिया, एक बर्तन में आपने पानी लिया है, इसमें कुछ नमक आप मिला देंगे, ठीक। और जैसे जैसे पानी आपका कम होता जाएगा, उबलता जाएगा, वाष्प बनता जाएगा, उसमें क्या होगी? नमकीन की मात्रा बढ़ती जाएगी। वही स्थिति समुद्र में होती है। तो वाष्पीकरण और लवणता में क्या होता है? समानात्मक संबंध पाया जाता है। यदि वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो लवणता में वृद्धि होगी, घटेगी नहीं। तो इसलिए पहला गलत हो। दूसरा देखिए, वर्षा तथा लवणता में विपरीत संबंध होता है। तो यदि मान लीजिए कि ये कोई एरिया है समुद्र का और यहाँ पे बारिश खूब हो रही है, पहले लवणता यहाँ पे मान लीजिए 30 परमिल थी, लेकिन बारिश के बाद क्या हो जाएगी? पानी बढ़ जाएगा, यहाँ पे लवणता क्या होगी? और ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी तब लवणता हो जाएगी आपका 28 या 25 परमिल, ठीक। तो यानी कि वर्षा और लवणता में, यानी कि रेनफॉल और साइलेंटी में, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट है और सही पूछ रहा है। अगला भी देख लीजिए, तीसरा, वायुमंडलीय दाब तथा लवणता में विपरीत संबंध पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वायुमंडलीय दाब और लवणता में विपरीत संबंध नहीं होते, बल्कि समानात्मक संबंध यहाँ पे पाए जाते हैं। समुद्र में नदी का जल मिलने से लवणता बढ़ती है। तो ये कौन कहा भैया कि समुद्र में नदी का जल जब मिलता है तो लवणता बढ़ती नहीं, बल्कि क्या होती है? लवणता घट जाती है। क्योंकि जो नदी होता है, ठीक, नदी के जल में लवणता की मात्रा लगभग 3 परमिल पाई जाती है, एक ये अनुमान है, ठीक। कई कई नदियों में थोड़ा ज़्यादा भी पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी रूप में समुद्र से ज़्यादा लवणता नदियों में नहीं पाई जाती है, ठीक। तो नदियों का जब जल यहाँ पे मान लीजिए समुद्र में गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो स्वच्छ जल की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि खारा जल में कमी होगी, तो लवणता में क्या होगी? कमी हो जाएगी। जबकि डी ऑप्शन कह रहा है कि लवणता में वृद्धि होती है, तो ये आपका क्या हो गया? डी रॉन्ग हो गया, यानी केवल बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला देखिए, भूकंप के कारण उद्भूत विशाल समुद्री जलधारा को क्या कहते हैं? ज्वारीय धारा, तूफानी धारा, जेट स्ट्रीम, सुनामी। तो भूकंप के कारण जो उद्भूत धारा होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं सुनामी। और आपने अभी आगे देखा कि जब भूपृष्ठ पर भूकंप आएगा, यानी कि धरातल पर आएगा, तब उसे सुनामी नहीं कहा जाएगा। वह कब कहा जाएगा? जब समुद्र में अंतः सागर में भूकंप आए, तब उसकी वजह से क्या होगा? जल ऊपर उठेगा। यानी अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक हैं। तो जो अंतः समुद्री कटक बंगाल की खाड़ी में है वह किस नाम से जाने जाते हैं? 90 डिग्री ईस्ट कटक, मोजाम्बिक कटक, चागोस लकादीव कटक या कार्लसबर्ग कटक, ठीक। तो देखिए आपका, यदि आप हिंद महासागर के कटकों की बात करेंगे, ये सपोज आपका इंडिया का मैप हो गया, ये अरब सागर हो गए, और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे मान लीजिए ये वाला बंगाल की खाड़ी हो गई, बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो यहाँ पे और नीचे ये भी आपका विस्तारित पाया जाता है। इधर आपका हिंद महासागर हो गया, ये अरब सागर हो गया। तो बे ऑफ बंगाल में जो है आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री ईस्ट कटक होगा, यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट कटक है, ठीक। मोजाम्बिक कटक, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक जो मेडागास्कर है, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक कटक है। लकादीव चागोस भी नीचे है, कार्लसबर्ग भी है, ठीक। तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए विकल्प। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का भूपृष्ठ जल तापमान ज़्यादा होता है। ठीक। दूसरा दिया एक समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में नियमित नहीं हैं और अक्षांश का अनुसरण नहीं करती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये कौन समताप रेखाएं नियमित हैं और अक्षांश का अनुसरण करती हैं। तो ये विकल्प आपका गलत हो गया दूसरा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये नियमित नहीं है बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में नियमित हैं। ठीक, जो समताप रेखाएं हैं उसमें नियमितता है लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। जबकि पहला विकल्प जो दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का जो भूपृष्ठीय जल है या भूपृष्ठ जल तापमान ज़्यादा होता है, ये बात यहाँ पे आपका सही है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा विकल्प देखिए केवल 1 2 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, तो राइट आंसर केवल 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो रॉन्ग ही हुआ, ये राइट हुआ है। ठीक, 20 नंबर में देखिए 20 नंबर में दिया है कि निम्न पे विचार कीजिए। कैलिफोर्निया की खाड़ी है, भूमध्य सागर है, बाल्टिक सागर है। अब इसमें कह रहा है कि इनकी घटती लवणता के आधार पर जो है सही अनुक्रम में आपको इसे व्यवस्थित करना है। ठीक, यानी कि कहाँ पे कम लवणता पाई जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा लवणता पाई जाएगी, इन सभी चीज़ों को यहाँ से आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका जो है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग आप समझ लीजिए। कैलिफोर्निया की खाड़ी की जो लवणता है वो एक सामान्य लवणता के अंतर्गत शामिल की जाती है। यहाँ पे लगभग 35 से 35.5 के आसपास यहाँ पे सैलिनिटी है। ये परमिल होता है। परमिल का मतलब कि जैसे आपको इस तरह से लिखा दिखेगा, इसका मतलब ये समझिएगा परसेंटेज में क्या होता है, ये होता है। तो ये 1000 ग्राम में जो है 1000 ग्राम जल में जो लवणता पाई जाती है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ पे सैलिनिटी आपको प्रदर्शित करना हो तो आप परसेंटेज में इस तरह से मत लिखिएगा केवल इस तरह से, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक, कैलिफोर्निया की खाड़ी 35 से 35.5 के आसपास। भूमध्य सागर की जो लवणता है ये लगभग आपका जो है 37 से 39 के आसपास है। और बाल्टिक सागर की ये लगभग आपका 3 से 15 के आसपास है। अब यहाँ पे कह रहा है कि घटती लवणता के आधार पर निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो घटती में आपका देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, इसमें भूमध्य सागर हो जाएगा यानी 2 नंबर पे। और उसके बाद देखिए ये भी आपका 2 नंबर पे है। उसके बाद आपका कैलिफोर्निया आ जाएगा यानी कि 35 से 35.5। ठीक, बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और तीसरा नंबर पे आ जाएगा बाल्टिक सागर। ठीक, ये काला सागर की लगभग 15 से 18 होती है। और आपका जो अंडमान सागर है 30 से 32 होता है उसका। लाल सागर की सबसे ज़्यादा सागरों में लाल सागर की लगभग 37 से लेके 41 के आसपास होती है, अधिकतम लवणता इसकी पाई जाती है। यही फारस की खाड़ी की 37 से लेके 38 के आसपास होती है। क्लियर हुआ ये। और सबसे ज़्यादा आपका जो वान झील है टर्की का 330 है। उसके बाद मृत सागर जॉर्डन का 229 है। ठीक, साल्ट लेक जो यूएसए का है उसका लगभग 220 परमिल के आसपास है। ठीक, और इसमें जो लवणता की परत पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, हैलोक्लाइन। ऊपर एक प्रश्न आपने देखा ही था। और घनत्व वाला पिक्नोक्लाइन। और आपका जो तापमान का लेयर होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे थर्मोक्लाइन। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक, चाहे आप यूपीएचईएससी के लिए टेस्ट सीरीज या कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या पीजीटी का ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी है, इसमें आपका एक साथ एलटी भी मिल जाएगा, जीआईसी भी मिल जाएगा। ठीक, इस पे टेस्ट भी चल रहे हैं, अभी 10 सेट हो चुके हैं, 10 और कराने हैं। और आपका नेट का देखिए शुरू से एकदम स्टार्ट से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।